हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूँ जितने भी लेक्चर्स मैंने जो है आप लोगों के लिए लिटरेचर के डाले आप लोगों को पसंद आए होंगे। और ये जो लेक्चर है ये है विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक एज के प्रीकर्सर राइटर थे, रोमांटिक एज के जो है मुख्य धारा के राइटर थे। और उनके बारे में क्यों उन्हें रोमांटिक एज का राइटर कहा जाता है, कौन से उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, और लेट पोएट्स कौन कौन से थे, यंगर रोमांटिक्स कौन से थे, और एल्डर रोमांटिक्स कौन से थे, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में जो है मैं कवर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके अलावा हमारा टीजीटी पीजीटी के लिए एक बैच जो है वो ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, जिसके 4-5 दिन डेमो है और 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप वो बैच में डेमो लेके देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और कल जो है वो 12 बजे आप उस ऐप पे अपनी जो है लाइव क्लास देख सकते हैं। लेकिन लाइव क्लास वैसे नहीं दिखेगी, आपको केवल तभी दिखेगी जब आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसको आपको उस बैच में ऐड किया जाएगा। तो लाइव क्लास कल ही दिखेगी, अभी उस पर कोई मटेरियल नहीं है, वो कल ही दिखेगी। और जो ऐप है उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप एक लाइव क्लास लेना चाहते हैं, आप डेमो लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें जरूर बता दीजिएगा कि आपको जब हम बैच में ऐड कर दें, कि उस बैच में ऐड करने से पहले एक चैट का वो आता है कि आप किस कोर्स को देख रहे हैं, तो उसमें जरूर लिख दीजिएगा टीजीटी या पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसे ही आपको उस बैच में ऐड किया जाएगा आप उस लाइव क्लास को देख सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने बताया आपको लाइव क्लास के बारे में और मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एल्डर रोमांटिक्स में आते हैं। एल्डर रोमांटिक एज को, रोमांटिक पोएट्स को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। जो एल्डर रोमांटिक्स हैं वो हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे। और जो यंगर रोमांटिक्स हैं वो है कीट्स, शेले, बायरन। हालांकि ये क्वेश्चन कोई ऐसा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी बता देते हो कि जो रोमांटिक एज के जो राइटर्स हैं, एल्डर रोमांटिक्स ये हैं, यंगर रोमांटिक्स ये हैं। इसके अलावा ये बता दो, साउदे जो है वो पोएट लॉरिएट था, जिसकी मृत्यु के बाद पोएट लॉरिएट बने थे वर्ड्सवर्थ, और अपनी मृत्यु तक वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएट लॉरिएट रहे थे। क्योंकि इनके इस कदम से जो है जो बाकी के कवि थे वो पसंद नहीं, उन्होंने ऐसे पसंद नहीं करा था। ब्राउनिंग ने कहा भी था, फॉर अ फ्यू सिल्वर ही लेफ्ट अस, की वजह से फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, कि उसने जो है कुछ चंद सिक्कों के लिए हमें छोड़ दिया। क्योंकि पोएट लॉरिएट जो कवि होता है वो होता है जो अपनी मर्जी से नहीं लिखता। अब जो स्पॉन्सर्स है जो उसको पोएट लॉरिएट बनाते हैं उनके हिसाब से लिखता है। तो चलिए पहले वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेते हैं। वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है वो 7 अप्रैल 1770 में कॉकरमाउथ में कम्बरलैंड में हुआ था। बहुत जल्द ही इनके पेरेंट्स की जो है वो मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से इनके एक रिलेटिव ने इनका पालन पोषण किया था, इनके भाई बहनों का। ये इनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो नेचर के बीच में हुई। कायदे से एक लेक पोएट जो है वो वर्ड्सवर्थ ही हैं। हालांकि कहा इन सबको भी लेक पोएट जाता है, लेकिन लेक पोएट वर्ड्सवर्थ ही हैं, क्योंकि उनका बचपन जो है वो यही प्रकृति के बीच में जो है वो बीता। उनके ऊपर प्रकृति का प्रभाव काफी गहरा था, जिस वजह से उन्होंने जो है अपनी कविताओं में जो उन्होंने प्रकृति के बीच में अपना जो समय बिताया, उनकी कविताओं में वो इम्प्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। जब वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गए तो उन्हें लगा कि शायद वो इतनी लंबी लंबी पढ़ाई करने के लिए नहीं बने, तो उन्होंने जो है वो
ट्रिप पे जाने का निर्णय लिया। 1790 में वो पहले फ्रांस गए। फ्रांस के प्रति जो उनका एक अट्रैक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा था, और फ्रांस के प्रति अट्रैक्शन होने का एक मेन रीज़न था फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, वैसे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इस पर भी काफ़ी प्रभाव डालता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हुआ था 1789 में, जब बेस्टिल का किला जो है वो ध्वस्त कर दिया गया था 14 जुलाई को। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, मोनार्की लुई सिक्स की मोनार्की को लोगों ने उखाड़ कर फेंका था, और जो है एक जनता का राज करने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा जो है खर्चीला और जनता पे टैक्सेस लगाने वाला राजा था। तो जनता ने अपने उसके ऑपरेशन से दुखी होकर उसके खिलाफ जो है वो रेवोल्यूशन जो है वो कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और जिसमें सबसे बड़ा जो फिगर, जो एक पॉलिटिकल फिगर जो है बन के उभरा था, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का था फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये उसका नारा था। और इस चीज से वर्ड्सवर्थ भी काफी ज्यादा प्रभावित था, इसीलिए 1791 में वर्ड्सवर्थ दोबारा से फ्रांस जो है वो गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रभाव की वजह से। फ्रांस में उसका जिस दौरान वो फ्रांस में था, तो फ्रांस में उसका वहीं की एक लोकल लड़की जो कि बहुत ज्यादा जो है वो एक जो है रेवोल्यूशनरी आइडियाज से जो है वो काफ़ी प्रभावित थी, जिसका नाम था एनेट वेलन, उससे प्रभावित हुआ। एंड बोथ ऑफ देम वर कपल, वो एक कपल की तरह रहते थे। एनेट से वो शादी भी करना चाहता था, मगर इंग्लैंड में युद्ध की स्थिति और हो जाने की वजह से उसको वापस आना पड़ा। और उस समय एनेट जो है वो प्रेग्नेंट थी। उसको एनेट से एक बेटी थी जिसका नाम था कैरोलिन, और उसने कैरोलिन को 9 साल तक जो है वो अपना नाम नहीं दिया था। 9 इयर्स बाद उसने अपनी बेटी को जो है वो एक्सेप्ट करा था। और इस जो अफेयर का वर्णन है वो एक पोयम में हमें देखने को मिलता है। वो पोयम जो है आई थी 1804 में आई थी, और उस पोयम का नाम था, इसको मैं यहाँ पे हटा देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। उस पोयम का नाम था वड्राकूर एंड जूलिया। ये पोयम 1804 में जो है वो आई थी, जिसमें उसने अपना एन फेलन के साथ अपने अफेयर के बारे में जो है वो बताया है। 1795 में उसकी जिंदगी का एक काफी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ष था, क्योंकि 1795 में वो अपने बहुत ही अच्छे दोस्त जिसका नाम था कॉलरिज से उसकी मुलाकात हुई। 1797 में उन दोनों ने मिलकर एक रेवोल्यूशनरी कलेक्शन को लिखने का फैसला किया, जो 1798 में आया, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। उस कलेक्शन का नाम था लिरिकल बैलेड्स। इसे ये भी कहा जाता है कि ये रोमांटिक एज का शुरुआत को बताता है। अब ये जो वर्ड रोमांटिक है, रोमांटिक वर्ड का मतलब होता है, रोमांटिक का मतलब यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट फीलिंग्स ऑफ लव एंड ऑल दैट। रोमांटिक एज का मतलब है जहाँ पर पोएट जो है वो वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज से बचते हुए एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रिफ्यूज लेता है, उसे कौन सी एज कहा जाता है? रोमांटिक एज कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ भी अपनी एज से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसइल्यूजन्ड हो चुका था। उसका मानना यह था कि इससे पहले जो लोग थे, जो ऑगस्टन एज, नियो क्लासिकल एज थी, उसमें लोग केवल सेटायर का बोलबाला था। लोग जो है चूंकि एक नया जो है वो मिडिल क्लास बॉर्जस वर्ल्ड जो है वो उभर कर आया था, जिनका एक ही पर्पस था, कमाना और जो है उसको स्पेंड करना। तो वो जो है अपना नेचर से उनका बिल्कुल जो कांटेक्ट था वो ख़त्म होता जा रहा था। तो इस चीज़ से वर्ड्सवर्थ को बहुत ही ज़्यादा जो है वो तकलीफ होती थी, और उसका ये मानना था कि जो नेचर है, जो हमारे पर नेचर जो मदर भी है, फिलोसोफर भी है, गाइड भी है, जिसका इन्फ्लुएंस हम अपनी लाइफ में हमेशा महसूस करते हैं, लोग उससे
हटकर केवल जो जो है एक अपनी दिलों को उन्होंने एक सॉलिड बून को, ये जो सॉलिड बून जो वर्ड है ये दिया है, द वर्ल्ड इज टू मच विद सॉलिड से लिया गया है कि उन्होंने जो है पैसा कमाने के लिए अपने आप को नेचर से बिल्कुल काट लिया है कि उसको ये चीज़ जो है वो क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा डिसइल्यूजनड हो चुका था। ही वांटेड टू बी अ पैगन, और जिससे वो गॉड्स का और उनको जो है वो ग्रीस जो धर्म था पैगन के उसमें करना चाहता था। और उसका ये मानना था कि अगर रूसों का जो नारा था बैक टू नेचर, यही वर्ड्सवर्थ का भी था कि अगर हमें कोई भी चीज़ जो सही जो मार्गदर्शन कर सकती है वो केवल नेचर है। तो इसीलिए रोमांटिक एज में लिरिकल बैलेड्स में जो रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है उसमें वर्ड्सवर्थ ने इन्हीं चीज़ों के बारे में वर्णन करा है। वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड्स का जो फर्स्ट एडिशन है जो 1798 में आया था उसमें 23 पोएम्स हैं। उन 23 पोएम्स में से 4 पोएम्स जो हैं वो कॉलरिज की हैं और जो 19 पोएम हैं वो वर्ड्सवर्थ की है। उन 4 पोएम, ये जो लिरिकल बैलेड्स है ये शुरुआत होती है इसकी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से ये फर्स्ट पोएम है इसकी लिरिकल बैलेड्स की 1798 वाले कलेक्शन की, और एंड होता है टिंटर्न एबे पे। ये है आपका इसके बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये तो हुआ आपका इसका कि भाई इसमें क्या चीज़ जो है वो लिरिकल बैलेड्स में क्या था। अब मैं आपको वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम्स के बारे में जो है वो बताऊंगी। पहले आप लोग यहाँ तक देख लीजिए। अब मैं आपको उसका एक ऐसा कलेक्शन जिसके बारे में जो उसका बहुत ही जो एक उसका एक सपना था जिसे पूरा करना मगर वो कर नहीं पाया उसके बारे में बता रही हूँ। द रिक्लूज एंड द प्रिल्यूड, इन वर्क्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। द रिक्लूज एंड द प्रिल्यूड, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। कॉलरिज एक काफी इनॉर्मस पोएम, एक बहुत बड़ी पोएम लिखना चाहता था जिसका नाम उसने सोचा था ब्रुक, जिसमें वो साइंस फिलॉसफी वगैरह के बारे में बताना चाहता था। लेकिन उसने इस पोएम को लिखने का जिम्मा वर्ड्सवर्थ को दिया। वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम का नाम सोचा द रिक्लूज। 40 साल उसको इस पोएम को लिखने में लग गए, हालांकि ये पोएम कंप्लीट नहीं हो पाई। 1850 में इसका एक पार्ट द प्रिल्यूड और द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये वर्क जो है वो पब्लिश हुआ। ये रेक्लूज का वो उसको इंट्रोडक्शन जो है वो बनाना चाहता था प्रिल्यूड का, लेकिन वो तो कभी आ ही नहीं पाया। तो प्रिल्यूड और द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड ये 1850 में आया। इसके बाद उसने जो है 1800 उससे पहले 1814 में ये भी इसी का ही पार्ट था, एक्सकर्शन आया जिसमें 9 लॉन्ग पोएम्स थी, ये भी इसी का पार्ट था। बट जो है रेक्लूज तो उसमें ही रह गई, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाए। ऑल्दो इट टुक 40 इयर्स, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाए। जो आए प्रिल्यूड 1850 में एंड 1814 में आया एक्सकर्शन। तो ये उसकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें उसने ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड की, कहाँ से बचपन में हम किसी चीज़ को कैसे एंजॉय करते हैं और बाद में कैसे, वो सब चीज़ इसने इसमें बताई है। अब इसके और जो वर्क्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले आप लोग ये देख लीजिए। रेक्लूज कभी नहीं पूरा हो पाया। रेक्लूज का पार्ट बनाना चाहता था प्रिल्यूड को, जो कि प्रिल्यूड आई 1850 में, एक्सकर्शन आई 1814 में, जिसमें 9 लॉन्ग पोएम्स जो हैं वो है। अब ये इसी तरीके के क्वेश्चंस और आपको एक चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपसे कोई राइटर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो राइटर के बारे में क्वेश्चन उसके वर्क्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा बजाय उसके जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि जीवन परिचय तो छोटा सा होता है लेकिन वर्क्स जो होते हैं वो बहुत इनॉर्मस वर्क्स होते हैं। उनमें से कहाँ से क्या चीज़ है, और ये भी नहीं आलतू फालतू भी चीज़ें पढ़ ले, जो जरूरी है वही चीज़ पढ़ी जाती है। और जो इस तरीके का लेवल है
यूपीटीजी जिस तरीके का पेपर 16 वाला पेपर जो 19 में हुआ था वो एक अच्छा खासा लेवल था, उसमें ग्रामर का लेवल भी बहुत अच्छा था और लिटरेचर का लेवल भी ठीक ठाक था। तो उसी हिसाब से जो ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई पीजीटी का लेवल तो बहुत ही अच्छा लेवल था पीजीटी का। तो आप ये सोचिए कि भाई अगर अब जब एग्जाम होगा और उसमें से अगर जो जैसा कह रहे हैं कि इंटरव्यूज भी खत्म हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली उसका लेवल वो और अच्छा कर देंगे कि जिससे कि जो जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वही लोग इसको में कामयाब हो पाए। तो सिर्फ जो है कुछ एक नोट्स कुछ एक किताबों पे डिपेंड रहने से नहीं होगा, क्रक्स निकालना होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जीवन परिचय के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए जैसा मुझे लगता है। अब देखिए, अब उसके सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले बता रही हूँ टिंटन एबे, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ किसमें पब्लिश हुई थी, लिरिकल बैलेट्स में आई थी। टिंटन एबे है, ये टिंटन एबे जो पोएम है ये वाई नदी के तट पर जो है उसने लिखी है, वाई रिवर के। और ये 5 साल बाद उस जगह पे लौट कर आया, तो वो जो है रिकलेक्शंस और जो है पूरा उसका नाम है टिंटन एबे में वो अपनी सिस्टर डॉर्सी के साथ आया था, जिसका इन्फ्लुएंस वो हमेशा जो है वो अपने ऊपर मानता था। ये एक जो है ये एक ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई पोयम है और ये एक ड्रामेटिक लिरिक है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई पोयम है। और इस पोयम में उसने ये बताया है कि इसको चैप्टर वाइज डिवाइड करा गया है कि फर्स्ट लाइंस में चाइल्डहुड इम्पैक्ट है, फिर मेच्योर जो है इम्पैक्ट है। तो वो उस पोयम में पोएट के ये दिखाया गया है कि हाउ ही परसीव्स नेचर, पर नेचर को कैसे परसीव करता है। अब मैं आपको इसी कुछ लाइंस हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी लाइंस हैं 5 years have passed, 5 साल बीत चुके हैं। 5 summers with the length of 5 long winter, 5 गर्मियां जिसके साथ 5 सर्दियां भी। एंड अगेन आई हेयर दीज वाटर, और फिर दोबारा से मैं इन पानी इस नदी की आवाज सुन पा रहा हूँ। रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, जो कि माउंटेन स्प्रिंग्स यानी कि माउंटेन पहाड़ी से निकलने वाले झरनों से जो है वो निकल रहा है। विद अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, जो कल कल की आवाज कर रहे हैं। इसमें फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया है क्योंकि इसमें जो आपका जो साउंड है वो आज हमें महसूस हो रहा है, तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट जो वर्क है वो है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ये जो ओड है ये आया था 1807 में पब्लिश हुआ था। एक्चुअली ये कॉलरिज की थ्योरी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ पर आधारित है। और ये भी बताती है कि इसमें ये इस बारे में भी बताती है कि ये एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उसने ये बताया है कि किस तरीके से हम नेचर को जब ऑब्जर्व करते हैं तो चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक हमारा जो सोचने का नजरिया है वो किस हद तक चेंज होता चला जाता है, वो इसमें बताया है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है कि ये कॉलरिज की थ्योरी थी। इसको किसी और लेक्चर में काफ़ी अच्छे से जो एक्सप्लेन करूंगी कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या होता है। अभी तो इतना ही बता रही हूँ कि ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ पर आधारित है। ये आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इस पोएम की कुछ लाइंस हैं। द क्लाउड दैट गैदर राउंड्स द सेटिंग सन, वो बादल जो आसमान में डूबते हुए सूरज के चारों तरफ घिर जाते हैं, ये एक इमेज बनी। डू टेक अ सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई, कि वो जब ग्रे सा एक उनका जो है वो रंग हो जाता है क्योंकि उनको एक वॉचफुल आई, यानी कि जो एक नेचर है, एक ऑल माइटी है, वो देख रहा है, तो वो उससे वो जो बादल हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, सोबर कलरिंग जो है वो ले लेते हैं। तो हियर ही मीन्स टू से कि जब हम बचपन में किसी चीज को देखते हैं तो हमारा उसको देखने का नजरिया अलग होता है, एक गेटी होती है, एक हैप्पीनेस होती है, जो समय के साथ नेचर तो वही रहती है लेकिन हमारा विचार करने का तरीका चेंज आ जाता है, तो विचार करने का तरीका जो है वो परिवर्तित हो जाता है, तो उससे नेचर में हमारे मैच्योर थॉट्स जो है वो हमें रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बाद तीसरा जो मैं वर्क जो अब आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये आप लोग पहले यहाँ तक देख लीजिए। तीसरा वर्क जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ वो है
द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर, जो ये सॉलिटरी मतलब होता है अकेले और रीपर मतलब होता है फसल काटने वाला या वाली। तो सॉलिटरी रीपर ये जब वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड के टूर पर था तो उसने जो है वहां पर एक लड़की जो कि गेलिक लैंग्वेज जो है वो में एक गीत गा रही थी, हालांकि उसे वो लैंग्वेज समझ में नहीं आई। तो उस गीत से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैं तो आ गया हूँ लेकिन जो है ये गीत जो है वो मेरे साथ ही है। तो सॉलिटरी रीपर में उसने स्कॉटलैंड के में जो उसके साथ उसने ये जो चीज़ जो अनुभव करी थी वो था जिसमें एक जो बहुत ही लोकल लड़की है जो गेलिक लैंग्वेज में गा रही है, जो उस पर कहता है कि वो गीत गा रही है उन लड़ाइयों के, उन सोल्जर्स के, उन लोगों के, उन वीर गाथाओं को गा रही है जो अब पास्ट की कहानी बन चुके हैं। एक तरीके से इसमें बैलेड का पुट दिया गया क्योंकि बैलेड में कहानियों को गीतों के माध्यम से गाया जाता है, लेकिन ये एक लिरिक है और इसमें की बहुत फेमस जो लाइंस हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसका ये पोयम ये भी बता रही हूँ 1807 में आई थी ये पोयम और इसका जो सबटाइटल है वो है द हाईलैंड। और इस पोयम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, देखो वो अकेली खड़ी है, सामने देखो वो खड़ी है फील्ड में। यू सॉलिटरी हाईलैंड लॉस, कि वो तुम जो है लास्ट मैंने लड़की कि तुम वो एक अकेली हाईलैंड की एक लड़की जो है वो सामने फील्ड्स में खड़ी हुई है। लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, कि जो घाटी है उसमें बहुत ही गंभीर प्रोफाउंड जो नोट्स हैं गाने जो हैं वो गूंज रहे हैं। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, कि उसकी आवाज जो है वो घाटी में गूंज रही है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, किसी नाइटिंगेल ने भी इतना मधुर गाना नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स, इतने मधुर नोट्स, नोट्स मतलब गाने, इतने मधुर गाने नहीं गाए होंगे। टू वेरी बैंड ऑफ ट्रेवलर्स, जो थके हुए पथिकों के लिए जितने खूबसूरत गाने ये लड़की जो है वो गा रही है। तो इस वर्क में उसने सॉलिटरी रीपर में उस एक स्कॉटलैंड की जो लोकल कंट्री गर्ल के बारे में बताया है। उसके बाद मैं एक वर्क और ले रही हूँ जो है आपका सोनेट है जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये एक पेट्रियार्कल सोनेट है। पेट्रियार्कल सोनेट का मतलब होता है कि जब सोनेट जो है वो ऑक्टेव और सिस्टेट में डिवाइडेड रहता है और उसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए सी डी ई, तो ये पेट्रियार्कल सोनेट है। वर्ड्सवर्थ ने इसमें बताया है, इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ ने अपनी व्यथा जो है वो बताई है कि लोग जो है, इसमें उसने एक बहुत फेमस वर्ड सॉर्डेड बून भी जो है वो यूज करा है, जिसमें उसने सॉर्डेड बून भी वर्ड यूज करा है, जिसमें उसने ये बताया है कि सॉर्डेड बून मतलब कि एक बहुत ही निकृष्ट भी, और बून का मतलब होता है कि वरदान भी। तो ये इसमें ऑक्सीमोरॉन जो है वो दिया हुआ है और इसमें इसने ये बताया है कि लोग जो हैं वो केवल कमाने और उसमें ही व्यस्त हो गए हैं और वो जो है लोग जो है अपनी एक मेटेरियलिस्टिक अप्रोच में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि जो नेचर की ब्यूटी है वो उसे बिल्कुल भी जो है एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैंने आपको कुछ वर्क्स जो हैं वो वर्ड्सवर्थ के बताए, बाकी जो है मैं आप लोगों के सामने इसी तरीके के लिटरेचर के लेक्चर्स लाती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।